चिराग पासवान अगर अशोक चौधरी की बेटी को अगर ये वहाँ से टिकट देंगे तो निश्चित रूप से चिराग पासवान को वहाँ से मुश्किल झेलनी पड़ेगी और चिराग पासवान की छवि खराब होगी। टिकट बेचने वाली बात हुई, मैंने कि आपने बेच दिया, ये आरोप लग जाएगा कि आपने टिकट बेच दिया और आपने पैसों के लिए जमुई के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया। अपनी विरासत ये नहीं बचाएंगे मगर पिता की विरासत के लिए चाचा से लड़ बैठे और उनको बाहर करवा दिया सरकार से भी। तो ये राजनीति है, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता। सगे चाचा को भी कत्ल कर दिया जाता है। पशुपति जी की पीठ ठोकने वाले कई लोग हैं बिहार में, जो एनडीए में हैं, एनडीए के बाहर भी हैं। वो चाहते हैं चिराग पासवान से अपना बदला सधाना। तो वैसे लोगों के अगर फेरे में पड़ गए पशुपति पारस तो हो सकता है कि हाजीपुर से भी ये लड़ जाएं। कि नीतीश कुमार ने भी छोड़ दिया उनको, ये उनके अपने हाल पर। तो पशुपति पारस तो हैरान है और कह रहे नीतीश जी से बात करेंगे, लेकिन क्या बात किया, दिल्ली में तो हैं दोनों नेता। और एक कहावत है कि मूस मुटई हैं लोढ़ा होई हैं। तो ये दो लोग मिल भी जाएंगे जिनका आप नाम ले रहे हैं तो ये क्या कर लेंगे। एक ऐसे नेता हैं साहनी जी, जिनका चुनाव चिन्ह ही दूसरे पार्टी को मिल गया है। सन ऑफ मल्लाह अपने को कहते हैं, लेकिन सन ऑफ मल्लाह के पास मल्लाह वोटर भी पूरी तरह से नहीं है। तो इसलिए दोनों मिल भी जाएंगे। अगर राजद ले भी लेगा दो लोगों को तो इतनी सीटें वो कहाँ से देगा। जनता दल यूनाइटेड को लेकर तो बड़ी खबर है कि बहुतों का टिकट इस बार देखिए, जनता दल यूनाइटेड जो 16 सीटें मांग रही थी और उसको 16 मिल गई। हालांकि वो 17 कह रहे थे किशनगंज सीट को, हालांकि किशनगंज उनको मिल गई है, उनको 2 सीटें छोड़नी पड़ी हैं। 2 सीटें जो छोड़ा है उसके बाद ये आप कह सकते हैं कि कम से कम 5 से 6 लोगों को बेटिकट होना पड़ेगा जो सिटिंग कैंडिडेट हैं। तो जातिगत समीकरण वो बनाएंगे। पिछली बार जो अजय मंडल ने जिस तरह से चुनाव जीता उसको लेके जदयू पूरी तरह से वो नहीं आश्वस्त नहीं है कि इस बार। लेकिन भागलपुर में उन्हीं के विधायक है गोपाल मंडल, वो भी दावा अलग। हाँ, हम यही कह रहे थे, गोपाल मंडल तो मैंने भीतरघात करने के लिए थे। अगर उनको ये वो तो कह रहे थे कि हम लड़ेंगे, अब पॉकेट में लेके चलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं राज मोहन तिवारी। तो एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने अपने खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार लेकर। एक नज़र सुर्खियों पर डालें तो बिहार की राजनीति में इन दिनों लगातार उठापटक देखने को मिल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद एनडीए में उम्मीदवारों के नाम पर खूब चर्चा हो रही है। लेकिन खबर यह है कि चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो या लोक जनशक्ति पार्टी हो, कई सीटों पर आपको नए चेहरे देखने को मिलने वाले हैं। दूसरे खबर की ओर बढ़े तो पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि एनडीए से अलग होने का उन्होंने ऐलान नहीं किया है। पटना आ रहे हैं, बहुत जल्द बड़ी घोषणा करेंगे। उस संबंध में भी हम आज चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार में इलेक्शन कमीशन लगातार कार्रवाई करता नजर आ रहा है। पहले गृह सचिव के पद से एस सिद्धार्थ को हटाया तो अब प्रणव कुमार को इसका प्रभार सौंप दिया गया है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में और भी बहुत कुछ चल रहा है। मुकेश सहनी को लेकर भी काफी कुछ चर्चाएं छिड़ी हुई हैं। महागठबंधन में शामिल होने के खबरों के बीच ये भी एक चर्चा छिड़ गई है कि मुकेश सहनी सभी 40 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर है शायद बात नहीं बनी होगी, लेकिन एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा के बाद जो नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा ने दिखाई थी, अब वो दूर होते दिखाई दे रही है। बीजेपी के तरफ से बड़ा ऐलान किया गया और उपेंद्र कुशवाहा भी गदगद दिखाई दे रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। बाएं तरफ रविरंजन जी हैं, दाएं तरफ प्रवीण बागी जी हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं पशुपति कुमार पारस से। अब उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया, लेकिन एनडीए में ही हैं या चले जाएंगे, इस पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। देखिए, पशुपति पारस बहुत पसोपेश में हैं कि क्या करें, तो इसलिए वो एक एक कदम बहुत फूंक कर और सावधानी पूर्वक उठा रहे हैं। इसीलिए आज उन्होंने सिर्फ 2 लाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि वो मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं और उठ करके चले गए। लोग सवाल पूछते रह गए पत्रकार, मगर उन्होंने किसी पत्रकार का सवाल का जवाब नहीं दिया। कहा कि मुझे जो कहना था कह दिया। तो वो और उनके साथ कोई सांसद भी नहीं थे, ना पार्टी के कोई बड़े चेहरा वहाँ दिखे। वो अकेले थे, कुछ एक लोग थे, मगर वो
कोई महत्वपूर्ण लोग सबसे नहीं बड़ी थे। बात है कि जिनके दम पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी खड़े होने की बात कही जाती है, वो सूरजभान सिंह नजर नहीं आए, ना ही उनके भाई चंदन सिंह दिखे, और उससे भी बड़ी बात कि पशुपति कुमार पारस के भतीजे प्रिंस राज भी उनके बगल में बैठे नहीं दिखाई दिए। बिल्कुल, और खबर ये भी है कि उन सबों ने पाला बदल दिया है, पारस जी को अकेले छोड़ दिया है और वो अपनी अलग राह तलाश रहे हैं। प्रिंस हो सकता है कि वापस चिराग के पास आ जाएं, माफ़ी मांग लें और फिर उनकी पार्टी के टिकट पर फिर से सांसद का चुनाव लड़ें। बाकी लोग भी अपनी अपनी राह देख रहे हैं। चंदन सिंह की भी चर्चा है कि वो भी मिलने की कोशिश में है कि चिराग पासवान से मिलकर अपनी सीट पक्की करें। लेकिन नवादा सीट तो बीजेपी खाते में है। तो और दूसरी सीटें हैं, 5 सीटें जो मिली हैं, वैशाली है, खगड़िया है। हाँ, वो सब जगहों पे वो जा सकते हैं और एक आध सीट बिकेगी भी उसमें। जैसे जमुई की सीट की चर्चा हो रही है कि बिहार सरकार के मंत्री जो हैं अशोक चौधरी, उनकी पुत्री संभवतः वहाँ से लोजपा की कैंडिडेट होगी। तो ये एक नया बदलाव है राजनीति में, बिहार की राजनीति में, क्योंकि अशोक चौधरी और चिराग पासवान के बीच 36 का रिश्ता रहा है। अशोक चौधरी वहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं, जमुई से हार गए हैं और वो वहाँ के प्रभारी मंत्री थे। इस नाते वो कोई ऐसा मौका चूकते नहीं थे जिससे चिराग को परेशान न किया जा सके। वो और जदयू नहीं, निर्दलीय मंत्री जो बने हुए हैं सुमित सिंह, वो उसी लोकसभा क्षेत्र से चुन के आते हैं चकाई से, तो वो भी मंत्री हैं। तो ये दोनों इस मामले में एक थे कि चिराग को कैसे परेशान किया जाए, कैसे उनको यहाँ से भगाया जाए। मगर अब देखिए कैसा समय का चक्र कैसा चला और कैसे पाला बदला लोगों ने कि अब अशोक चौधरी पैरवी कर रहे हैं कि पुत्री को टिकट वहाँ से दे दिया जाए और संभावना ये है कि मिल भी जाए। इससे दोनों का लाभ है, आर्थिक लाभ भी है और एक सामाजिक चेहरा भी एक मिलेगा। तो ये होता रहता है राजनीति में। और ये जो छोटी पार्टियां हैं वो इसके लिए बदनाम हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी जो चाह रहे थे तो वो तो एक्सपोज हो चुके हैं पिछली बार कि कैसे कारोबार होता है राजनीति का। तो ये तमाम पार्टियां करती हैं, जदयू भी इसमें पीछे नहीं है। राजद तो खैर रिकॉर्ड बना चुकी है इसमें कि कैसे आर्थिक लाभ के लिए लोगों को टिकट दिए जाते हैं। राज्यसभा से जो उनके लोग जाते हैं, कई ऐसे चेहरे गए हैं। रविरंजन जी को भी जोड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अशोक चौधरी जिनकी चिराग पासवान से कभी नहीं बनी, जो उनको बर्बाद करने में लगभग 4 साल 5 साल उन्होंने लगा दिए, अब उस अशोक चौधरी की बेटी को अगर चिराग पासवान जमुई से उतार दें तो क्या लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता जो टकटकी लगाए देख रहे थे, जो लंबी संघर्ष करते रहे चिराग पासवान के साथ, वो क्या करेंगे? नहीं, चिराग पासवान को इसमें बहुत मुश्किल झेलनी पड़ेगी। वहाँ की जनता तो बार बार कहती रही है, विनती करती रही कि आप ये सीट मत छोड़िए और यहाँ से आप मत जाइए। माने लोगों ने रोग आकर उनसे निवेदन किया था, लेकिन वो कह रहे थे कि हम ये छोड़ेंगे नहीं और इसके साथ रहेंगे और हाजीपुर पिता का उत्तराधिकार है इसलिए वहाँ जा रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान अगर अशोक चौधरी की बेटी को अगर ये वहाँ से टिकट देंगे तो निश्चित रूप से चिराग पासवान को वहाँ से मुश्किल झेलनी पड़ेगी और चिराग पासवान की छवि खराब होगी वहाँ पर। और लोग ये बात, जैसा कि आप कह रहे हैं प्रवीण बागी जी ने, कि ये टिकट बेचने वाली बात हुई, मैंने कि आपने बेच दिया, ये आरोप लग जाएगा कि आपने टिकट बेच दिया और आपने पैसों के लिए जमुई के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया। कार्यकर्ताओं का अब वही कह रहे हैं कि कार्यकर्ता तो ये कहने लगेंगे, भाई जी जिसको हम कल तक गाली दे रहे थे अब उसी को सलाम करना पड़ेगा, उसके पीछे पीछे झंडा ढोना पड़ेगा। और ये कौन कार्यकर्ता जो दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, किसी सांसद को जिताते हैं, उनके लिए कुछ क्या मिला उनको? जो पार्टी में नेता चिराग के साथ लड़ते रहे, वो भी तो टिकट के लिए टकटकी लगाए। बिल्कुल वही हम कह रहे हैं कि मैंने उन कार्यकर्ताओं को क्या मिला? अगर उनको एक उम्मीद बंधी थी कि 5 सीट इनको मिल गया है और इनके माने सारे चाचा ले गए, तो अब हम ही लोगों की बारी है, कार्यकर्ताओं की बारी है। लेकिन उसमें भी निराशा हो गई, ऊपर से एक आदमी टपक गया। तो आप देखिए अब हाजीपुर में अपने लड़ेंगे या उनकी माँ लड़ेंगी, जो भी अभी तो वही है तय है कि वही लड़ेंगे। तो जमुई सीट को चिराग पासवान अगर बेच देंगे या किसी को दे देंगे तो निश्चित रूप से उनको वहाँ पर घाटा। बीते दिन हम लोगों ने जब इस पर चर्चा की थी तो कहा था कि जमुई जो है चिराग पासवान के लिए चुनौती होगा। तो जिस तरह पिता की विरासत को खुद आगे बढ़ाने के लिए वो हाजीपुर आ रहे हैं, जमुई में जिसे वो टिकट देंगे वो उनका उत्तराधिकारी होगा। देखिए, मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। जानकी वल्लभ शास्त्री जी मुजफ्फरपुर के बहुत मशहूर कवि थे
उन्होंने लिखा था कि ऊपर ही ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले होते हैं, कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले होते हैं। बड़ी मशहूर पंक्ति थी उनकी ये। तो राजनीति आज वैसे ही हो गई है, ऊपर से लोग आते हैं और टिकट लेके चुनाव लड़के ठंडे घर में पहुंच जाते हैं। तो और कार्यकर्ता झोली उठा के घूमते रहते हैं, आज इनकी जय जयकारा करेंगे, कल उनकी जय जयकारा करेंगे, जो पैसा फेंकेगा कार्यकर्ता उसके पीछे दौड़ेंगे। तो ये राजनीति की एक कड़वी सच्चाई है जो जमुई में दिखने की संभावना है या दूसरी जगहों पर भी दिख सकती है। हर चुनाव में ऐसा होता है। और दूसरी बात जो आपने पूछी थी कि कार्यकर्ता क्या करेंगे वहाँ, और जो टिकट की उम्मीद में लगे हुए थे वो क्या करेंगे। तो अपने चिराग पासवान को अपने पिता के विरासत की चिंता तो है, मगर अपनी खुद के विरासत की चिंता नहीं है। जो जिस जमुई से वो 2 बार सांसद रहे और वहाँ के लोगों ने उनको अपना प्रतिनिधि चुना, वोट दिया, दूसरे लोगों को छोड़ करके, स्थानीय उम्मीदवारों को छोड़ करके इनको चुना, अब उनको ये छोड़ दिए। तो अपनी विरासत ये नहीं बचाएंगे, मगर पिता की विरासत के लिए चाचा से लड़ बैठे और उनको बाहर करवा दिया सरकार से भी। तो ये राजनीति है, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता, सगे चाचा को भी कत्ल कर दिया जाता है और इतिहास भरा पड़ा है ऐसे राजनीतिक उदाहरणों से। अब पारस जी के सामने क्या उपाय बचा है, क्योंकि एनडीए में कुछ उनके लिए तो बचा नहीं, क्योंकि सीटों के बंटवारा हो गया, कुछ नहीं मिला। भले अब तक घोषणा नहीं किया हो कि छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पटना आकर कुछ तो घोषणा करना पड़ेगा। पारस जी अब अपने दिमाग से अगर चलेंगे तो भाजपा का जो ऑफर है उसको स्वीकार करेंगे। ऑफर क्या है? ऑफर ये है कि उनको राज्यपाल की कुर्सी देने की बात हो रही है। भाजपा ने कहा था कि आपको दिया जाएगा, प्रिंस राज को मंत्री बनाने की बात थी, मगर वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। असल में ये है कि पशुपति जी की पीठ ठोकने वाले कई लोग हैं बिहार में, जो एनडीए में हैं, एनडीए के बाहर भी हैं। वो चाहते हैं चिराग पासवान से अपना बदला सधाना। अच्छा। तो वैसे लोगों के अगर फेरे में पड़ गए पशुपति पारस, तो हो सकता है कि हाजीपुर से भी ये लड़ जाएं, निर्दलीय लड़ जाएंगे, वहाँ से खड़े हो जाएंगे। तो कुछ कर तो नहीं पाएंगे, मगर कुछ खेल जरूर बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। एक चिंता की रेखा पैदा करेंगे चिराग के चेहरे पर। लेकिन क्या पारस जी की बातचीत महागठबंधन में नहीं हो पाएगी? क्या आरजेडी उनको नहीं लेगी? अभी तक जो है मैंने दूसरे नेताओं को लोक लेने के लिए पार्टियां रहती हैं। आज ही हमारे उपेंद्र कुशवाहा की बात हो रही है, ये ओवैसी ने कह दिया, चाहे मांझी के लिए, मैंने इन लोगों को कि आप चले आइए हमारे पास, हमारे कोई लेकिन इनके लिए, पशुपति पारस के लिए अभी तक कहीं से कोई वो नहीं है, मैंने नहीं दिखाया पार्टियों ने कि आप हमारे पास चले आइए। एक तेज प्रताप यादव ने कहा दिया हम जरूर कोशिश करेंगे कि वो आ जाए। तेज प्रताप की तो चलती नहीं है, वहाँ तो तेजस्वी की चलती है, और ये तेजस्वी की राजद है। तेजस्वी जिनको चाहेंगे, तेजस्वी की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है कि पशुपति पारस आएंगे कि नहीं आएंगे। अब ये हवा में बातें उड़ाई जा रही हैं कि 3 सीटें उनको मिल जाएंगी, उनको 5 सीटें मिल जाएंगी। जो राजद 28 सीट पर लड़ने के लिए अड़ी हुई है अपने ही गठबंधन में, वो इनको 5 सीट कहाँ से दे देगी? चाहे को किस शर्त पर ये चुनाव लड़ेंगे। 2 सीट इनको मिल भी गया, 3 सीट तो ये अपनी ही सीट हारने वाले हैं। माने जैसा वहाँ का जो सिचुएशन उस तरह का है कि वो हार जाएंगे। तो हमको नहीं लगता है कि इनको वही करना चाहिए कि जो मिल रहा है उसको चुपचाप, क्योंकि रिटायरमेंट का समय है और इनके पास लोग कहाँ बचे। आज तो आप कह रहे हैं कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में माने छोटे छोटे कार्यकर्ता थे, बड़ा नेता कोई था ही नहीं। तो सब लोग तो माने छोड़ ही दिया, भतीजे प्रिंस राज सब लोग छोड़ दे, डूबती नाव पर से सब कूद कूद के भाग गया, इनको छोड़ दिया। अब बाबा अपने लेकिन जैसा कि बागी जी ने कहा कि पीठ ठोकने वाले कुछ लोग हैं। हाँ, ये बात है कि वो नीतीश कुमार के माने कमान के तीर हैं, माने वो जिस कमान में तीर रखी जाती है तरकस में, वही वो तीर हैं, वही वो मुकेश सहनी भी हैं। तो नीतीश कुमार जिधर तीर चलाते हैं लेकिन नीतीश कुमार ने भी छोड़ दिया। माने वो कहते हैं कि भाई पारस जी को भी रखिए, उनको हम अपने में से एगो दे देंगे। चाहे भाजपा को ये मनाया जाता है, नीतीश कुमार का कद बड़ा है, वो कह सकते थे कि उनको, लेकिन नीतीश कुमार ने भी छोड़ दिया उनको, ये उनके अपने हाल पर। तो पशुपति पारस तो हैरान है और कह रहे नीतीश जी से बात करेंगे, लेकिन क्या बात किया? दिल्ली में तो हैं दोनों नेता, कोई बातचीत नहीं हुई नीतीश कुमार से। तो हमको लगता है कि पशुपति पारस को सभी पार्टियों ने छोड़ दिया है, वो अपने हाल पर रहेंगे। अगर उनको कुछ करना है तो जैसा कि आप कह रहे थे कि उनको राज्यपाल या जो भी उनको मौका मिलता है उसको लेके चुपचाप अपना राजनीति के अंतिम समय में जो है। लेकिन एक और चर्चा छिड़ी हुई है कि पशुपति कुमार पारस हों या मुकेश सहनी हों,
दोनों का कहीं गोटी सेट नहीं हुआ, कुछ मिला भी नहीं, तो ऐसे में ये दो नेता एक साथ आ सकते हैं। तो क्या दोनों ही नीतीश कुमार के तर्कस के तीर कहे जाते हैं, तो क्या दोनों का इस्तेमाल अब नीतीश कुमार 2020 का विधानसभा चुनाव का हिसाब पूरा करने के लिए कर सकते हैं? राजनीति में कुछ भी हो सकता है, मगर एक कहावत है कि मूस मुटई हैं लोढ़ा हुई हैं। तो ये दो लोग मिल भी जाएंगे जिनका आप नाम ले रहे हैं, तो ये क्या कर लेंगे। एक ऐसे नेता हैं साहनी जी, जिनका चुनाव चिन्ह ही दूसरे पार्टी को मिल गया है, तो अब अगर ये कुछ करेंगे भी तो नया चुनाव चिन्ह लेना पड़ेगा। वो एक अलग समस्या है, क्योंकि नाव तो सब लोग जान गए थे कि ये इनका चुनाव चिन्ह है, तो वो संकट एक रहेगा। और दूसरे की पशुपति पारस के पास कोई वैसा जनाधार नहीं है। इनके पास भी जनाधार है, मगर अब वो भाजपा के कब्जे में चला गया है। भाजपा ने बहुत यत्नपूर्वक, बहुत तरीके से उनके जनाधार को खिसका के अपने साथ जोड़ लिया है, तो वो भी अब खाली खजाना है। तो ये ठीक है कि राजनीति में हर आदमी का कुछ ना कुछ महत्व होता है, तो खेल बना नहीं सकते मगर बिगाड़ने में उनका योगदान हो सकता है। तो आपने ठीक ही कहा कि वो उपयोग किए जा सकते हैं, जो लोग एनडीए से आपको क्या लगता है? नहीं, एकदम तय है कि नीतीश कुमार उनको आखिर समय तक जो उनको ये करना है तब तक करेंगे। माने जिनका उपयोग किया जा सके, चिराग पासवान को किसी तरह से कमज़ोर किया जा सके, और चाचा पशुपति पारस उसके लिए तैयार खड़े हैं कि इस लड़के को मैं दिखा दूंगा। अभी वो बोल रहे हैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो नीतीश कुमार के पास तो एक बड़ा हथियार है चिराग पासवान को कमज़ोर करने की, और उनका उपयोग अंतिम समय तक वो करेंगे। मुकेश सहनी और पशुपति पारस मिल भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे। माने दिक्कत ये है कि माने पासवान के नेता ये नहीं है। भाजपा ने इसको मान लिया है कि पासवान के नेता चिराग पासवान है, और ये है नहीं। सहनी के माने पूरा सहनी वोटर भी उनका नहीं है। मुकेश सहनी का, वो सहनी सन ऑफ मल्लाह अपने को कहते हैं, लेकिन सन ऑफ मल्लाह के पास मल्लाह वोटर भी पूरी तरह से नहीं है। तो इसलिए दोनों मिल भी जाएंगे। अगर राजद ले भी लेगा दो लोगों को, तो इतनी सीटें वो कहाँ से देगा, तो मुश्किल है इन लोगों को अभी मिलना। हाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और दिल्ली में जो बैठक लगातार चल रही है, नीतीश कुमार भी वहां मौजूद हैं, और जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि सीट शेयरिंग के बाद अब उम्मीदवारों को लेकर चर्चा छिड़ी हुई है, तो उस पर क्या अपडेट है? जनता दल यूनाइटेड को लेकर तो बड़ी खबर है कि बहुतों का टिकट इस बार देखिए, जनता दल यूनाइटेड जो 16 सीटें मांग रही थी और उसको 16 मिल गई। हालांकि वो 17 कह रहे थे किशनगंज सीट को, हालांकि किशनगंज उनको मिल गई है, उनको 2 सीटें छोड़नी पड़ी हैं। 2 सीटें जो छोड़ा है, उसके बाद ये आप कह सकते हैं कि कम से कम 5 से 6 लोगों को बेटिकट होना पड़ेगा जो सिटिंग कैंडिडेट हैं। एक तो सबसे पहले माने ये कयास लगाया जा सकता है कि माने जेडीयू का जो एटीएम कहे जाते थे, वो किंग महेंद्र के भाई भोला सिंह, जो जहानाबाद में उन्होंने काम शुरू कर दिया है, बहुत सारा काम किया, बहुत उद्घाटन में, कार्यक्रम में वो जा रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं कि ये करूँगा वो करूँगा, और ऐसे कार्यक्रम में वो जा रहे हैं। तो भोला सिंह को इस बार हम समझते हैं कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो सिटिंग वहाँ पर हैं जदयू के, 2 बार रह गए, तो अब उनको टिकट नहीं मिलेगा। हमको लगता है भोला सिंह को। सिवान वाली सीट जो है जिसमें कविता सिंह है, कविता सिंह माने जदयू की समर्पित कार्यकर्ता हैं, रही हैं, लेकिन उनके पति जिनके बल पर वो चुनाव जीतती हैं, अजय सिंह की माने वो करीबी वो हैं संघ के नज़दीकी हैं, वो भाजपा के नज़दीकी हैं। तो नीतीश कुमार को ये डर सताते रहता है कि अगर ये हमारी सांसद रहीं और किसी समय अजय सिंह पाला बदल लेंगे, तो नीतीश कुमार चाहेंगे कि वहाँ पर सेफ गेम खेलें, वहाँ कोई अपना आदमी कोई, एक तो वो हो गया। आप देखिए जहानाबाद, ये भागलपुर में अजय मंडल है, वहाँ पर अजय मंडल की सीट को भी हमको लगता है जदयू काट देगी। वहाँ से जदयू अपने किसी ऐसे प्रत्याशी, अजय मंडल के बारे में देखिए परफॉर्मेंस का भी सवाल है, और दूसरा जो जातिगत समीकरण वो बनाएंगे, पिछली बार जो अजय मंडल ने जिस तरह से चुनाव जीता, उसको लेके जदयू पूरी तरह से वो नहीं आश्वस्त नहीं है कि इस बार। लेकिन भागलपुर में उन्हीं के विधायक है गोपाल मंडल, वो भी दावा अलग। हाँ, हम यही कह रहे थे, गोपाल मंडल तो मैंने भीतरघात करने के लिए थे। अगर उनको ये
वो तो कह रहे थे कि हम लड़ेंगे, अब पॉकेट में लेके चलते हैं, हम ही टिकट तय करते हैं, 2-4 को टिकट तो हम ही तय कर देंगे। गोपाल मंडल को अगर वहाँ से हटाया, ये अजय मंडल को, तो गोपाल मंडल कहीं घोषित ना कर दें कि हम ही हैं वहाँ के वो, तो ये हो सकता है। तो जदयू अपने 5 से 6 लोगों का टिकट काट सकता है। कटिहार में भी एक संभावना बन रही है कि कटिहार के भी सांसद को बेटिकट होना पड़ेगा, और इसके अलावा सुपौल, आप ठीक करें, सुपौल के भी सांसद को ये हैं, वो हैं, ये हैं दिलेश्वर कामत हैं वहाँ से। दिलेश्वर कामत को भी पिछली बार भी ये चर्चा छिड़ी थी कि दिलेश्वर कामत भाजपा के संपर्क में है, क्योंकि उनको भय सता रहा था पहले से कि वो टिकट इस बार उनको नहीं मिलेगा। सीतामढ़ी के सीट तो तय है कि सुनील कुमार पिंटू उनके सिटिंग कैंडिडेट हैं, और सुनील कुमार पिंटू भाजपा के माने आदमी हैं। तो सीतामढ़ी की सीट भी पहले से घोषित है कि देवेश चंद्र ठाकुर वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पार्टी को भीतर इसको लेकर बहुत वो है कि इनको देवेश चंद्र ठाकुर को नहीं मिलना चाहिए, वो पिछड़ों की सीट है, और कई पिछड़े नेता वहाँ खड़े हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर का विरोध करने के लिए, लेकिन उनको तो कह दिया गया है कि मैंने वो लड़ेंगे। तो सिटिंग सांसदों का टिकट काटना जनता दल यूनाइटेड के लिए आसान होगा इस बार? आसान नहीं होगा, क्योंकि जदयू की जो हालत है उसमें नीतीश कुमार अब पहले वाले नीतीश कुमार नहीं है कि वो जो चाहें सो कर दें। तो अब उनको तालमेल बिठा करके अपने नेताओं से चलना होगा, और अगर अपने हिसाब से वो कैंडिडेट तय करेंगे तो विद्रोह हो सकता है पार्टी में, लोग निर्दलीय खड़े हो सकते हैं। जैसे सुनील कुमार पिंटू वहाँ से लगातार कई बार सांसद विधायक रहे हैं, तो उनकी बहुत मजबूत पकड़ है। और ये देवेश चंद्र जी की भी अच्छी इमेज है, साफ सुथरी इमेज है, मगर वो ऑलरेडी विधान परिषद के सभापति हैं, उनके पास एक सम्मानजनक पद है, सब कुछ है। तो मगर नीतीश कुमार ने कहा है, और अभी तक सार्वजनिक घोषणा नहीं की है, और ये भी घोषणा कि वहाँ से हम लड़ेंगे और सिग्नल मिल चुका है, ये देवेश चंद्र ठाकुर ने की घोषणा, पार्टी के किसी पदाधिकारी ने यह बात नहीं कही, न नीतीश कुमार ने कही। तो ये एक तरफा बात अभी तक है। अब इसमें सच्चाई क्या है ये देखना होगा, क्योंकि अगर वहाँ रिप्लेस करेंगे तो पिंटू जी को कहीं दूसरी जगह देनी होगी। लेकिन अब जेडीयू में बगावत तो शुरू हो गई, लोगों ने पार्टी छोड़ना शुरू कर दिया। अली अशरफ फातमी तो आज छोड़ दिए जेडीयू, अभी तो और होगा। ये तो चुनाव की सुंदरता है यही कि जैसे बेंग बरसात में खूब उछलते हैं, तालाब से बाहर भीतर करते रहते हैं, वैसे ही चुनाव में नेता भी उछल कूद करते रहते हैं टिकट के लिए। अगर जहाँ टिकट कटा तो कूद के उधर गए, उधर से टिकट कटा तो कूद के इधर आए, तो ये खेल होता रहता है। और दूसरे ये भी कि जो नेता बिल्कुल अप्रासंगिक हो गए हैं, वो भी कुर्ता बंडी पहन करके एकदम टाइट होकर के खड़े हो जाते हैं और लाइन में लग जाते हैं कि हम भी टिकट के दावेदार हैं। तो अली अशरफ फातमी ने आज बहुत ही माने वो दुखी होकर और कुछ लोगों से बातचीत की है। मैं उनका पढ़ रहा था कि अली अशरफ फातमी कह रहे थे कि हमको तो राज्यसभा भेजने वाले थे और नहीं भेजा, और वो चुनाव लड़ने के लिए आदमी राजनीति करता है, हमको कहीं से कुछ नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। उन्होंने पाला बदल लिया, सरकार गिरा लिया, उससे भी वो दुखी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने एक समय कहा था कि 30 जितनी उनकी उम्र है तेजस्वी के लिए, तेजस्वी ने उनको पार्टी से हटाया था, और राजद के ये जितनी उनकी उम्र है उतने समय से तो मैं राजनीति कर रहा हूँ। लेकिन वो एक योग्य नेता है, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। और ये बातें कह के उन्होंने ये कहा कि वो राजद की तरफ जाएंगे, मतलब इशारा कर दिया, वो राजद में जाएंगे। मधुबनी सीट का इंटरेस्ट है उनको, माने वो कह रहे हैं कि मधुबनी से हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन राजद उनको दरभंगा से भी चुनाव लड़ा सकती है, क्योंकि उनकी ज़मीन है दरभंगा में, वो रहे हैं, वहाँ से रहे हैं, वहाँ से कई बार विधायक रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं राजद की तरफ से। तो अली अशरफ फातमी का उस इलाके में अपनी पकड़ है, और राजद को फातमी को लेने में कोई दिक्कत भी नहीं है। अब तेजस्वी यादव ने उस समय जब उनको निकाला था, लेकिन आज तो उनको भी कैंडिडेट माने योग्य कैंडिडेट की ज़रूरत है। तो एक सीट अगर दरभंगा में या मधुबनी में उनको मिल जाए तो हमको लगता है कि माने राष्ट्रीय महासचिव जदयू का पार्टी छोड़ जा रहा है इस समय। तो आप ठीक ही कह रहे थे कि अनेक लोग अभी जदयू से छोड़ेंगे और उधर से भी जाएंगे, तो इसमें राजद को फायदा होगा। चलिए अब आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं। उपेंद्र कुशवाहा
जब से सीट शेयरिंग की घोषणा हुई, दिल्ली में बैठे थे लेकिन फिर भी एनडीए के सीट शेयरिंग की घोषणा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, और उसके बाद से ना ही उनकी पार्टी का कोई नेता बोल रहा था, ना ही वो कुछ बोल रहे थे। कहा जा रहा था एक सीट मिली थी इसीलिए नाराज थे। लेकिन आज जिस तरीके से बिहार के जो बीजेपी प्रभारी हैं विनोद तावड़े, उनसे मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी, अब माना जाए कि अब नाराजगी खत्म हो गई। ख़त्म हो गई क्योंकि एक व्यवस्था हो गई, विधान परिषद के लिए एक सीट उनको दे दी गई। हालांकि वो 2 ही साल उसका टर्म बचेगा, मगर फिर भी ना से हाँ एक मिल गया तो कुछ शुभ लाभ होगा। चुनाव लड़ने का खर्च वगैरह मिल जाएगा, निकल जाएगा। तो ये सब चिंता करनी पड़ती है बड़ी पार्टियों को कि कौन लड़ेगा, कहाँ लड़ेगा, कैसे लड़ेगा। तो वो मान जाएंगे। और विधानसभा में उनको आश्वासन ये भी मिला होगा कि भाई अभी अगले साल विधानसभा है, उस समय आपको आपकी भरपाई कर दी जाएगी, जो क्षति अभी हुई है वो भरपाई हो जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा क्या बीजेपी के लिए इतने बड़े जरूरत हैं कि अब किसी तरह उनको पार्टी को मना के रखना पड़ा? ये बात समझ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा भी कि अब वो हाशिए पर आ गए हैं। अब कुशवाहा समाज के बड़े नेता सम्राट चौधरी हो गए हैं, और ये जो बार बार इधर से उधर कूद रहे हैं, हालांकि सम्राट चौधरी भी इधर से उधर किए हैं कई बार, मगर इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है। हालांकि एक नैतिकता बची हुई है उपेंद्र कुशवाहा में, उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए कि जब भी वो पाला बदलते हैं तो सदन से इस्तीफा दे देते हैं। चाहे वो एनडीए छोड़ा हो तो राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, लोकसभा के इस्तीफा दिया, अभी एमएलसी थे और जदयू से अलग हुए तो एमएलसी से भी इस्तीफा दिया। जबकि दूसरे कोई नेता ऐसा नहीं करते। यहाँ तक कि सुचिता के आदर पैमाना माने जाने वाले नीतीश कुमार भी पाला बदलने के बाद कोई इस्तीफा नहीं देते हैं। तो ये तो नैतिकता बची हुई है उनमें। तो वो फिर अब रिवाइवल करेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी, और एक नई ताकत के साथ वो विधानसभा में चाहेंगे कि हम अपना आधार मजबूत करें। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को काराकाट की सीट मिली है, और काराकाट के जो वर्तमान सांसद हैं महाबली सिंह जेडीयू के, वो तो इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हम तो नीतीश कुमार से ठोक कर बोले हैं कि सबको उतार दीजिए, किसी को भी मैदान में खड़ा करिए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से नहीं खड़ा होना चाहिए। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर खुद नीतीश कुमार ही माने उनसे नाराज हैं, तो नीतीश कुमार भी नहीं चाहते, लेकिन गठबंधन का धर्म भी उनको निभाना था। और काराकाट सीट माने भाजपा एनडीए अगर कोई बातचीत बनती तो उपेंद्र कुशवाहा को एकमात्र सीट दिया जा रहा है, तो उनको तो वो देना ही था। हाँ, ये भीतर घात तो जरूर उपेंद्र कुशवाहा को झेलना पड़ेगा निश्चित रूप से। उपेंद्र कुशवाहा माने जदयू क्या जो संगठन है, जो वोट बूथ तक ले जा सकता है, वो चिराग पासवान को, उपेंद्र कुशवाहा, दोनों नेताओं को हर्ट करेगा। और जहां जहां उसकी ताकत लगेगी वहां वहां वो इनको कमजोर करने की कोशिश करेगा। तो देखिए, आज के राजनीतिक घटनाओं पर हम चर्चा कर रहे थे, चाहे वो पशुपति कुमार पारस का राजनीतिक भविष्य हो, या नीतीश कुमार के कैंडिडेटों के नाम की घोषणा करने की बात हो, या फिर उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए में नाराजगी खत्म करने को लेकर जिस तरीके से बातचीत की गई उसकी बात हो। तो आपको हमारी ये बातचीत कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।